नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है कि एक न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक एडवर्टीजमेंट छपा है फुल पेज पे और फ्रंट पेज पे, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता, साथ ही साथ ऐसे ही 13 और लोगों को यानी टोटल 15 लोगों के नाम की लिस्ट छापी गई है और इनको लिखा गया है कि ये वांटेड है और इन पे सैंक्शन लगाने की बात की गई है। शॉकिंग है, राइट? लेकिन सही में ऐसा ये हुआ है। यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऊपर लिखा है वांटेड और नीचे निर्मला सीतारमण और बाकी लोगों की फोटो लगी हुई है। इन सब पे जो आरोप लगाया गया है वो ये कि इनने संवैधानिक संस्थाओं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एजेंसीज का यूज करके अपने पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल राइवल्स को टॉर्चर करने की कोशिश की है और इन सब ने मिलकर इंडिया को एक अनसेफ प्लेस बना दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये छोटे से एरिया में नहीं छपा है, पूरे फ्रंट पेज पे और फुल पेज पे छपा है। इससे पहले भी हम लोग काफी इस आर्गुमेंट को सुनते आ रहे हैं इंडिया में कि जो वेस्टर्न मीडिया है या वेस्टर्न न्यूज़पेपर है वो इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया की जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी क्या उसी का एक एग्जाम्पल है? देखो, पूरी तरीके से ये कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये छपा है न्यूज़पेपर पे और न्यूज़पेपर्स के पास पैसे आते ही ऐसे हैं, जिनको एडवर्टीजमेंट कराना होता है उनसे ये न्यूज़पेपर पैसा लेते हैं और उनका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं। तो ऐसे ही ये जो एडवर्टीजमेंट है ये छपवाया है एक थिंक टैंक या फिर एनजीओ कह लीजिए, फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम जिसका नाम है, उसने। और इस एडवर्टीजमेंट के नीचे एक क्यूआर कोड भी लगा है जिसे स्कैन करने इसी थिंक टैंक या फिर एनजीओ की वेबसाइट पे भी डायरेक्ट कर दे रहा है पेज। तो न्यूज़पेपर की कोई खास उतनी बड़ी गलती है नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से ये जो न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल ये अबोध है, इसको कुछ पता नहीं था इस एडवर्टीजमेंट का। इस पे जब एडवर्टीजमेंट आया होगा तो इसने उसको वेरीफाई किया होगा और फिर जाके इसने अलाउ किया होगा। तो इसकी भी थोड़ी बहुत गलती है, इसको ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए। और इसका ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं वो जो पुराना आर्गुमेंट है जिसकी इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्लेम है यूएसए का न्यूज़पेपर या फिर वेस्टर्न मीडिया जो है, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या फिर बीबीसी हो गया, ये इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये इस इंसिडेंट से और स्ट्रांग हो जाता है। नाउ एक बेसिक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि ये जो एनजीओ है इसकी दुश्मनी क्या है इंडिया से? क्यों ये ऐसा एडवर्टीजमेंट कराना चाहेगा और ये क्यों इंडिया पे अटैक कर रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? इसके अलावा हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसकी सीनियर कंसल्टेंट कंचन गुप्ता ने इस पूरे इंसिडेंट का जो इल्जाम है वो देवास मल्टीमीडिया के फॉर्मर सीईओ रामचंद्र विश्वनाथन पे लगाया है। तो कुछ सवाल यहाँ भी उठते हैं कि ये इंसान है कौन और इस पे क्यों इल्जाम लगाया, और अगर इसी की ये साजिश है तो ये क्यों इसने कराया है? नाम से तो ये इंडियन ही लग रहा है और है भी इंडियन, तो इंडिया से ही इसकी क्या दुश्मनी है? तो देखो क्या हुआ था ना कि ये जो इंडियन है रामचंद्र विश्वनाथन, इसने लगभग दसों कंट्रीज में, उससे ज्यादा कंट्रीज में इंडिया के खिलाफ केस कर रखा है और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको ये ह्यूमन राइट्स का वायलेटर डिक्लेयर करवाना चाहता है और यूएस से उन पे सैंक्शन लगवाना चाहता है। ये सब हुआ क्यों, ये समझने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और 2004 से विश्वनाथन या फिर इसकी जो कंपनी थी देवास मल्टीमीडिया उसकी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। 2004 में ये जो कंपनी थी देवास मल्टीमीडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बेंगलुरु में और इसका वन ऑफ द को-फाउंडर था विश्वनाथन। ये कंपनी सैटेलाइट बेस्ड मल्टीमीडिया सर्विस प्रोवाइड कराना चाहती थी और इसी के लिए अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जो कि कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म है इसरो का, उससे इस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कंपनी अंतरिक्ष को 2 सैटेलाइट बनाने का ऑर्डर देती है जिन सैटेलाइट्स में एस बॉन्ड ट्रांसपॉन्डर्स का यूज होना था। फिर इस डील में कई फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे कि डॉस्ट टेलीकॉम ऑफ जर्मनी और 3 मॉरिशियस टेलीकॉम कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि इस कंपनी पे करप्शन का एलिगेशन लगने लगता है। इस पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि देवास के पास ऑलरेडी नॉलेज थी एस बैंड स्पेक्ट्रम के कॉमर्शियलाइजेशन के बारे में, जिस नॉलेज को इसने इलीगली पैसा देके हासिल किया था और ये एक तरीके से इम्पार्शियलिटी की बात हो गई थी। फिर क्या होता है कि 2G स्कैम की भी खबर आ जाती है और ये एक तरीके से फाइनल नेल होता है इस कॉफिन में। उसके बाद 2011 में फाइनली इन सब वजहों से इस डील को टर्मिनेट कर दिया जाता है और ऐसा करते वक्त देवास कंपनी को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता है और यहाँ से फिर लीगल बैटल शुरू होती है देवास और इंडियन गवर्नमेंट के बीच। उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर इस डील में शामिल थे उनने भी लीगल बैटल शुरू किया इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ और BIT का क्लेम डाल दिया, यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का क्लेम डाल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी को तोड़ा है इसलिए वो कंपेंसेशन दे हम लोग को।
इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आर्गुमेंट में ये कहा कि इस डील को हम लोग को इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि देश की जो सिक्योरिटी थी उसमें एस बैंड स्पेक्ट्रम का ज्यादा यूज होने लगा और देश की जो सिक्योरिटी है वो सबसे प्रमुख है। लेकिन फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इंडिया के अगेंस्ट अपना रूलिंग सुनाता है और 2020 में इंडिया को कहता है कि अब आप $160 मिलियन प्लस इंटरेस्ट देंगे मॉरिशस को और $132 मिलियन प्लस इंटरेस्ट देंगे जर्मन इन्वेस्टर्स को। साथ ही साथ इस कंपनी ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी अपना केस कर दिया था, उसका भी ऑर्डर आ जाता है और वो भी कहती है कि 562.5 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट देगी देवास कंपनी को। यानी अलग अलग ऑर्डर में टोटल 1.2 बिलियन की पेनल्टी इंडिया को देनी थी, जो जाहिर सी बात है अभी तक दी नहीं गई है। और ये जो कंपनी थी देवास इंटरनेशनल या फिर ये जो व्यक्ति था विश्वनाथन, ये लोग यही नहीं रुकते, ये क्या करते हैं यूएस में, फ्रांस में, कनाडा में, हर जगह की कोर्ट में जो केस है वो कर देते हैं इंडिया के खिलाफ। और फ्रांस के तो कोर्ट ने इसमें जजमेंट भी सुनाया है इंडिया के खिलाफ, जिसमें कोर्ट ने इंडियन मिशन इन पेरिस जो है उसके डेप्यूटी चीफ का एक अपार्टमेंट को फ्रीज करने का ऑर्डर दिया है। यूएस में भी ये विश्वनाथन चाहता है कि निर्मला सीतारमण समेत 10 और लोगों के अगेंस्ट यूएस सैंक्शन लगा दे, उनके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर लिए जाए और उनका जो एंट्री है यूएस में उस पर बैन लगा दिया जाए। इसीलिए इस शख्स ने ये एडवर्टीजमेंट कराया है इनडायरेक्टली, और ऐसा तब हुआ है जब निर्मला सीतारमण ऑलरेडी यूएस में थी। इन सब केसेस के अगेंस्ट में इंडिया पे भी इस कंपनी में केस चलाया जाता है और फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इस केस में इस कंपनी के अगेंस्ट रूलिंग दी जाती है और इसके जो एसेट्स थे उसको फ्रीज करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद ये कंपनी अपील करती है अपीलेंट कोर्ट में, लेकिन वहां से भी इसको कोई रिलीफ नहीं मिलती है। फिर ये मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट भी सेम ऑर्डर सुनाती है इस केस में जो ट्रिब्यूनल ने सुनाया था। इस समय ये आदमी इंडिया में फ्यूजिटिव ऑफेंडर डिक्लेयर्ड है और इंडिया छोड़ के भाग चुका है और टाइम टाइम पे इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ये चाहता है कि यूएस गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्मला सीतारमण सहित 10 और लोगों पे सैंक्शन लगाए, उनके एसेट फ्रीज करे, उनकी जो एंट्री है यूएस में उस पर बैन लगा दे। क्यों? क्योंकि इनने करप्शन किया है और ह्यूमन राइट वायलेशन में इन्वॉल्व हैं ये लोग। और इस चीज में इसकी हेल्प करती है ये एनजीओ फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम। अगस्त 2022 में इस एनजीओ ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में विश्वनाथन की ओर से पिटीशन भी फाइल की थी, जिसमें इनने सीतारमण सहित 10 और लोगों को मोदीज मैग्नेट्स्की 11 कहा था। दरअसल इस एनजीओ का काम ही है फ्री मार्केट और फ्री इंटरप्राइज को प्रमोट करना, तो ये भी अपना ही काम कर रही है और गलती इसकी भी नहीं है। बाकी जो स्टोरी थी वो मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। एक चीज जो आपके दिमाग में इस समय खटक रही होगी वो ये कि ये मैग्नेट्स्की 11 है क्या। तो 11 तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 लोग थे, इसलिए ये 11 नाम दिया गया है। मैग्नेट्स्की क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि यूएस में एक लॉ है ग्लोबल मैग्नेट्स्की ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट। 2016 में ये लॉ पास किया गया था। इस लॉ के अंदर यूएस गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो एसेट्स है उनको फ्रीज कर सकती है, उनको यूएसए में एंटर करने से बैन कर सकती है उनके ह्यूमन राइट वायलेशन एक्ट के लिए। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो विश्वनाथन है इन इंडियन ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगवाना चाहता है। इस एक्ट के नाम में भी मैग्नेट्स्की है, जैसा कि मैंने बताया आपको, और इसीलिए इनको भी मैग्नेट्स्की कहा जा रहा है। तो मैग्नेट्स्की है क्या, इसकी स्टोरी क्या, मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या था ना कि 2009 में एक रशियन टैक्स लॉयर था जिसका नाम था सर्गेई मैग्नेट्स्की। उस समय रशिया में जो करप्शन था वो बहुत ज्यादा था। उस चीज से ये टैक्स लॉयर परेशान था और इसने अपनी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, उसमें इसने पाया कि टोटल $230 मिलियन का फ्रॉड किया है कुछ रशियन ऑफिशियल्स ने। इसने उस रशियन ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन लेने की सोची, उसके खिलाफ उनके खिलाफ केस करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग काफी पावरफुल लोग थे तो उनने खुद उल्टा इसको भी फंसा दिया और इसको अरेस्ट कर लिया गया। फिर इसको जेल में मारा जाता है, इसको टॉर्चर किया जाता है और जेल में ही इसको काफी बीमारी हो जाती है, जैसे कि पैनक्रियाटिस, गॉल स्टोन, कैलकुलस, कोलोसिस्टिस और इस तरह की और भी बीमारी इसको जकड़ लेती है। फिर मारे जाने की वजह से ही जेल में ही इसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद इसका एक फ्रेंड होता है बिल ब्रॉडर, जो कि अमेरिकन बॉर्न बिजनेसमैन होता है। वो इसकी पूरी स्टोरी को फेमस करने की कोशिश करता है ताकि इनकी जो डेथ है वो गुमनामी में ना खत्म हो जाए और इसके खिलाफ रशियन ऑफिशियल्स पे या फिर रशिया पे बाकी कंट्रीज जो भी एक्शन पॉसिबल है वो ले सके। फिर यूएस और रशिया की जो दुश्मनी है उसको तो हम लोग जानते हैं। यूएस भी चाहता है कि ये चीज इतनी आसानी से ना दब जाए और बार बार रशिया को इसके लिए क्रिटिसाइज किया जा सके, इसीलिए एक एक्ट जो उसने बनाया था उसको इसी का नाम दे दिया जाता है, ग्लोबल मैग्नेट्स्की ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट, रशिया को बदनाम करने के लिए। और यही कारण है रशिया या फिर पुतिन इस एक्ट से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी, मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।